ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के अमरावती महिला अस्पताल में एनआईसीयू में लगी आग। 39 नवजात में से 3 मासूमों की मौत, 6 को किया गया शिफ्ट। झारखंड में आज भर्ती सुधार यात्रा। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भर्ती सुधार यात्रा का किया ऐलान। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में सुधार के लिए है आंदोलन। सीबीआई जांच वाली पीएलआई सुप्रीम कोर्ट में भी है सुनवाई। यूपी चुनाव 2027 की तैयारियां तेज। आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्य सचिव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जैनजी से करेंगे संवाद। युवा वोटरों के बीच चुनावी साक्षरता को बढ़ाने की है मुहिम। यूपी एमपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। टपकेश्वर में उफनी तमसा नदी। एमआईडी ने देहरादून, नैनीताल समेत 6 जिलों में जारी किया अलर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा राज सोनी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरावती की, जहां अस्पताल में 3 नवजात झुलस गए हैं। अमरावती से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अस्पताल में 3 नवजात झुलस गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती महिला अस्पताल के एनआईसीयू में ये भीषण आग लगी है। नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में ये आग लगी है। 39 नवजात में से 3 मासूमों की मौत की खबर सामने आई है। कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में अस्पताल के चाइल्ड यूनिट में ये आग लगी है। 3 नवजातों की मौत की खबर सामने आई है। 39 बच्चे इसमें भर्ती थे और ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चाइल्ड यूनिट में आग लगी है। 3 नवजातों की मौत की इसमें जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र के अमरावती से जिला महिला अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में सोमवार तड़के आग लगने से 3 नवजातों की मौत हो गई है। हादसे के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। और जानकारी के मुताबिक ये जो आग है वो सुबह करीब 3:30 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में अचानक से धमाका हुआ। इसके बाद वार्ड में आग और धुआं फैल गया। बताया जा रहा है कि धमाका वेंटिलेटर में हुआ था, जिसके बाद ये आग भड़क गई। घटना के समय एनआईसीयू में कुल जो बच्चे थे, नवजात जो थे, उनका इलाज यहां पर चल रहा था। और आग और धुआं फैलते ही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों ने तुरंत बच्चों को इस वार्ड से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अस्पताल स्टाफ ने अधिकांश नवजातों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें आग और धुएं से दूर पहुंचाया। तो बड़ी खबर अमरावती से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अमरावती के अस्पताल में चाइल्ड यूनिट में भीषण आग लग गई। और ये भी आपको बता दें कि 3 नवजातों की मौत इसमें हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है। बहुत ही धक्का देने वाली घटना है। मुझे आपसे क्या बात करना है ये भी मुझे नहीं सूझ रहा है, लेकिन फैक्ट्स ये है कि एक नए बिल्डिंग में एनआईसीयू में छोटे छोटे बच्चे घायल होते हैं। 3 बच्चों का मृत्यु यहाँ पे हुआ है। वो जो नर्सेस थी उन्होंने बचाया, 6-7 बच्चों को बचाया, ऐसे मेरे कान पे आया है। लेकिन यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है। और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया? नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये। और देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 नवजातों की, जी हाँ, नवजातों की इसमें मौत की खबर सामने आई है। अमरावती में अस्पताल के चाइल्ड यूनिट में ये भीषण आग लगी। और ये भी जो जानकारी सामने आई है कि वेंटिलेटर में ये धमाका हुआ था, जिसके बाद ये आग लगी है। और नवजातों का यहाँ पर इलाज चल रहा था। 39 जो नवजात थे वो यहाँ पर थे, एनएसयूआई वार्ड में भर्ती थे, जिनका इलाज चल रहा था। और इसी वार्ड में
वेंटिलेटर में ये धमाका हुआ है। 3 नवजातों की मौत की खबर इसमें सामने आई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिल दहला देने वाली और ये तस्वीरें हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवाल यही उठता है कि क्या यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, किस वजह से यहाँ पर आग लगी, और अगर कुछ ऐसी बातें पहले थी तो क्यों इसको लेकर जिस तरीके से हमने देखा और सुना कि नवनिर्मित ये बिल्डिंग है और जब कुछ कंस्ट्रक्शन नया होता है तो जाहिर सी बात है उसमें उपकरण होते हैं, लेकिन इसमें क्यों यहाँ पर अग्निशमन यंत्र यहाँ पर स्थापित नहीं थे, क्यों इस तरीके की सुविधाएं NICU वार्ड में नहीं थी, जिस वजह से ये धमाका हुआ। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो गई है और CEC ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा है। CEC ज्ञानेश कुमार जेनजी से संवाद करेंगे। युवा वोटरों के बीच चुनावी सुरक्षा साक्षरता को बढ़ाने की ये मुहिम है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को तेज किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में है और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त प्रदेश के जेनजी से सीधा संवाद करेंगे। चुनावी अभियान में इस वर्ग को जोड़ने की तैयारी है। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक आशीष गोयल, महानिदेशक सीमा खन्ना और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश में चुनावी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के युवा वोटरों के बीच चुनावी साक्षरता को बढ़ाने की योजना पर भी तेजी से काम होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगुवाई में होने वाले इस 2 दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। साथ ही युवाओं और भविष्य के मतदाताओं को चुनावी प्रणाली से जोड़ना, निर्वाचन से संबंधित जानकारी को बढ़ावा देना और बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत करके उनके अनुभवों और सुझावों को समझना है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद बताइए, देखिए 2027 नजदीक है और चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में लगातार तेज हो गई है, क्योंकि कुछ ही समय है, 6 महीने का समय हम मान ले, उसके बाद तैयारियां 2027 की और हम बढ़ चलेंगे। आज जो है CEC ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा है और देखिए इस पूरे दौरे के दौरान सबसे बड़ी बात है जेनजी को साधने की यहाँ पर कोशिश, बहुत फोकस जिस तरीके से हम जेनजी पर कर रहे हैं, क्या है इसके मायने? बिल्कुल, देखिए 2 दिन का दौरा मुख्य जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं उनका उत्तर प्रदेश का आज से शुरू हो गया है। 24 और 25 तारीख को राजधानी लखनऊ में रहेंगे। तमाम उनको कार्यक्रमों में भाग लेना है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका होना है वो जो कॉलेज तालुकेदार कॉलेज है, लखनऊ का प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ पर उनका कार्यक्रम है जिसमें जो वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके साथ संवाद का कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही साथ तमाम अन्य कार्यक्रमों में भी उनको यहाँ पर हिस्सा लेना है। अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ वो यहाँ पर आए हैं। हाँ। आज ही आप ये कह सकते हैं कि जो 20 जिले हैं उसके 120 विधानसभा क्षेत्रों के जो 440 शैक्षणिक संस्थान है, इनके लगभग 1500 संख्या में विद्यार्थी होंगे, शिक्षक होंगे, महाविद्यालय के प्रचार होंगे जो इस कार्यक्रम में आज हिस्सा लेंगे, जो छात्रों के साथ उनका संवाद कार्यक्रम होना है। इसके अलावा कल का भी उनका दौरा यहाँ का रहने वाला है और चूंकि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का वो भी आगामी चुनाव है, अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है, तो ये तमाम पहलू जो चुनाव आयुक्त देश के वो लखनऊ पहुंचे हैं और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे। जो तैयारियां हैं उसको वो एक बार परखेंगे कि किस तरह से तैयारियां चल रही। जो ब्यूरोज हैं, बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके जो निर्वाचन तंत्र है एक तरह से आप कह सकती हैं, और जो महत्वपूर्ण जो मतदाता है उनके बीच की जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो बूथ लेवल अधिकारी, उनकी तैयारियां कैसी, उनकी व्यवस्थापना कैसे की गई है, तमाम चीजों पर 500 बूथ लेवल के अधिकारी के साथ जिनका कल संवाद होना है। ये तमाम कार्यक्रम है जिसमें जो उत्तर प्रदेश से चुनाव से जुड़ी जो काम है वो भी होंगे और साथ ही साथ विद्यार्थियों से जिन कह रहे हैं उनके साथ भी उनका संवाद होना है। जी चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। देखिए किस तरीके से युवाओं को जागरूक करना है और चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर किस तरीके से साक्षरता पैदा करना है, इसको लेकर भी ये जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। CEC ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरे पर है और 2027 जिस तरीके से चुनाव हमारे सर पर है उसको लेकर ये जो दौरा और जो संवाद है जेनजी को साधने की कोशिश, उनको जागरूक करने की, साक्षरता बढ़ाने की जो ये पहल है, उस दिशा में ये जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और चलिए झारखंड का रुख करते हैं। आज भर्ती सुधार यात्रा है। जी हाँ, झारखंड से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भर्ती सुधार यात्रा देवेंद्र महतो ने भर्ती सुधार यात्रा का ऐलान किया। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में सुधार के लिए ये आंदोलन है। सुधार और पारदर्शी व्यवस्था की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो झारखंड में सरकारी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले रहा है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने आज सुबह 11 बजे से भर्ती सुधार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम का मकसद जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। देवेंद्र महतो का कहना है कि राज्य में युवा पिछले 26 वर्षों से भर्ती सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार, पेपर लीक और राजनीतिक संरक्षण से त्रस्त है, जिसका असर लाखों मेहनती अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। छात्र पिछले 1 महीने से भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान चला रहे हैं, जिसे अब निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए ये यात्रा सभी जिलों तक जाएगी। इस बीच सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी है, जहां आज जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा 2025 में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। तो सुनवाई होनी है। एक और नजर सभी की टिकी हुई है। दूसरी ओर भर्ती सुधार यात्रा का भी ऐलान कर दिया है। देवेंद्र महतो ने भर्ती सुधार यात्रा का ऐलान किया। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में सुधार के लिए ये आंदोलन पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में होने वाला है। सुधार की मांग यहाँ पर की जाएगी, पारदर्शी व्यवस्था की मांग यहाँ पर की जाएगी। और वहीं दूसरी ओर देखें तो सीबीआई जांच वाली पीआईएल पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता तृप्ति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। तृप्ति, देखिए झारखंड में लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन चल रहा है। एक और परीक्षा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन युवाओं ने किया, लेकिन आज जो है वो भर्ती सुधार यात्रा का भी ऐलान कर दिया। क्या फर्क है दोनों में, और जिस तरीके से ये आंदोलन आज से जिसका ऐलान किया है, कितना असर यहाँ पर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तरीके से अभी तक आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। अभी तक प्रदर्शन से नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने न्याय मंच के जरिए पहले आंदोलन लगभग 1 महीने तक रखा और आंदोलन की समाप्ति की जब झारखंड सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। अब ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो का ये जो नया आंदोलन शुरू हो रहा है, भर्ती सुधार यात्रा, ये आज रामगढ़ के जो नेमरा गांव से शुरू हो रहा है। ये वो गांव है जो शिबू सोरेन का गांव माना जाता है, उनका पैतृक गांव माना जाता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का भी पैतृक गांव है। वहां से आज इस आंदोलन की शुरुआत सुबह से की जा रही है, जिससे सीधा मतलब राज्य सरकार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संदेश देने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत हो रही है कि भर्ती सुधार यात्रा का मतलब है उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। और अब हाईकोर्ट जिस तरीके से राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा चुकी है, तो देवेंद्र नाथ जो है पूरी तरीके से इस यात्रा के जरिए जो अपनी मांग कर रहे थे कि जितनी भी गड़बड़ियां थी, जिसे लेकर सरकार की जो कार्रवाई चल रही है सीआईडी जांच के माध्यम से, उस कार्रवाई में अभी तक जो निष्कर्ष निकल कर आया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। और रद्दीकरण पर भी रोक लग गई है। ऐसे में सरकार की पहल से उनको लेकर जो असंतुष्टि है छात्रों में, उससे लेकर ही देवेंद्र नाथ महतो ने अपने न्याय मंच को एक बार फिर से बड़े स्तर पर पूरे राज्य भर में आंदोलन के माध्यम से सरकार को संदेश देने के लिए पहल की है। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन जो है राज्य के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव से शुरू होगा। और ये देवगंज शिबू सोरेन का जो पैतृक गांव है, उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है न्याय। और सिर्फ ठोस कदम जो कि सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो आश्वासनों से अब रुकने वाले नहीं है, संवाद पर वो रुकने वाले नहीं है, ये उनका कहना है। इससे पहले भाजपा द्वारा जिस तरीके से जेएनजी आउटरीच कार्यक्रम के जरिए समिति गठित करने के बारे में पूछा गया था उनसे, तो देवेंद्र नाथ ने साफ कहा था कि भाजपा की पहल स्वागत योग्य है, संवाद होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर अब संवाद से सिर्फ रुकने वाले नहीं है। अब ये आंदोलन सिर्फ संवाद से नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद तृप्ति तमाम जानकारी के लिए। देखिए, संतुष्ट नहीं है, जिस तरीके से जांच हुई है उस पूरे मामले में संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि आज से फिर एक नया आंदोलन का ऐलान यहाँ पर देवेंद्र महतो और उनकी पूरी टीम ने किया है। और एक और दूसरी ओर सीबीआई की जांच भी यहाँ पर जारी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जेपीएससी जेएसएससी जांच मामले पर सुनवाई। जी हां, परीक्षा गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी।
सीआईडी की जगह सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपने का आग्रह और प्रश्न पत्रों की छपाई और ओएमआर शीट की जांच का भी अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय में आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध तरीके से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ में होने वाली आज की सुनवाई पर याचिका में संबंधित भर्ती परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये जनहित याचिका दायर की गई है, जिसका उद्देश्य झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2025 की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अदालत को तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही याचिका में लोक सेवकों और परीक्षा एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। तो इस पूरे मामले में आज जांच होनी है। और चलिए बात करते हैं बारिश के कहर की। जी हां, उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलर्ट पर पुलिस और एसडीआरएफ। ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड में बारिश का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। बारिश से नदियां उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। पुलिस अलर्ट पर है, एसडीआरएफ भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश भर में बादलों ने अपना डेरा जमाया है। आपको बता दें, देर रात राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर के पास बहने वाली तमसा नदी अचानक से उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा है कि मंदिर परिसर से माता वैष्णो देवी गुफा की ओर जाने वाला पैदल रास्ता भी जलमग्न हो गया है। तो आवाजाही बाधित हुई है। बारिश के चलते लोगों को यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से अलर्ट पर है। एसडीआरएफ भी अलर्ट पर है। कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ विष्णु हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, देखिए, बात करें हम पूरे देश में तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का दौर एक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो नदी नाले सभी उफान पर है और बारिश का कहर यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न और नदियां उफान पर। जी नेहा, यहाँ पर अभी चमोली, गोपेश्वर, यहाँ पर अंदर वर्षा के कारण जो है काफी यहाँ पर मार्ग बाधित हुए हैं और भूस्खलन की काफी खबरें आ रही हैं। जी। रही देहरादून की बात, यहाँ पर भी तमसा नदी जो है, यहाँ पर जो इसको टपकेश्वर मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी पानी का जल भराव काफी तेजी से चल रहा है, जलस्तर। और इससे अभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है। ऊपर बारिश का जो काफी कारण है कि जो भी अंदर बरसात चल रही है उस पर अभी काफी मार बाधित भी हुए हैं। जनजीवन भी असामान्य है लोगों का, लोग आना जाना बड़ा मुश्किल है। जो गडेरे हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनको पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। और निश्चित कि प्रशासन ने काफी सख्त चेतावनी दे रखी है कि लोग यहाँ पर थोड़ा जाने आने से बचे। जी जी जी, चलिए शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अलर्ट पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम है। निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही है। उत्तराखंड में बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी। जी हां, 15 दिन में दूसरी बार ये धमकी मिली है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने धमकी दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी। 15 दिन में दूसरी बार धमकी मिली है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने इसकी धमकी दी है। कश्मीरी पंडितों को 15 दिन के भीतर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नामक संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थ्रेट नोट में कई पंडित परिवारों के नाम पते दिए गए हैं और लिखा है कि हम आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं।
जी हां, 23 अगस्त 2026 की तारीख वाली इस चिट्ठी में विस्थापित पंडितों को दिल्ली के इशारे पर काम करने वाले मोहरा गद्दार और व्हाइट कॉलर आतंकवादी बताया गया है और इसमें चेतावनी दी गई है कि वे अवैध शासन के लिए बलि का बकरा ना बने, वरना अंजाम भुगतना होगा। कुछ इस तरीके का इसमें लिखा हुआ है। संगठन ने कहा है कि घाटी में रहे सुरक्षित है, लेकिन पलायन करने वाले गद्दार है। तो ये धमकी मिली है, 15 दिन के अंदर दूसरी बार ये धमकी मिली है। कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की ये धमकी 15 दिन के भीतर, ये दूसरा मामला है, दूसरी बार धमकी मिली है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने इसकी धमकी दी है, जान से मारने की धमकी 15 दिन के भीतर कश्मीरी पंडितों को। और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नामक संगठन की ओर से एक सोशल मीडिया पर एक नोट वायरल हुआ है जिसमें धमकी दी है। अब चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो चीनी के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है और चीनी के दामों में उछाल के बाद सरकार ने कहा है कि चीनी के दामों में इथेनॉल का रोल नहीं। सरकार बोली चीनी की कोई कमी नहीं है। तो चीनी के जो दाम है, शक्कर के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। त्योहारी सीजन चल रहा है और मिठाई की मिठास को चीनी की बढ़ती कीमत बेस्वाद करती नजर आ रही है। देश में चीनी की कीमतों में ताबड़तोड़ उछाल जारी है। रिटेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 65 रुपए या कहीं से ज्यादा पहुंच चुकी है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है और ये विपक्ष का प्रमुख मुद्दा बना हुआ नजर आ रहा है। चीनी दामों को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच अब सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ किया है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चीनी के दाम बेलगाम होने के पीछे की एक नहीं बल्कि 2 वजह बताई है। चीनी की कीमतों को लेकर जारी राजनीतिक घमासान में जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल करने से देश में चीनी की सप्लाई कम हो रही है और इसके चलते कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे इथेनॉल का कोई हाथ नहीं है। तो चीनी में और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।